तो मेरे ख्याल से एक सर्कल दिया हुआ था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x था ना शायद, और प्लस शायद 13y होगा प्लस 17। तो यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हैं कि एक सर्कल चाहिए जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका सेंटर निकालोगे तो 11/2 माइनस 13/2 आएगा। और हम लोग बोलेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों से भी पास कर रहा है, और सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल के हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि 0 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट ए और बी से पास करने वाला अपना सर्कल है तो पहले ए बी जो है उसको लिख लेते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एक्स x1 वाई y1, तो माइनस ऑफ 11x/2 आएगा और प्लस क्या आएगा आपका 13y/2 प्लस 17। ये किसकी इक्वेशन आ गई, COC की। और जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है वो इन दोनों से पास कर रहा है, तो यानी कि एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो हम लोग s प्लस लैम्डा एल यूज कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17, और प्लस क्या लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स माइनस 11x/2 प्लस 13y/2 और प्लस 17 इक्वल टू क्या होएगा 0। सही है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अब जो हमको सर्कल चाहिए वो 0 0 से पास होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो मुझे लग रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो लैम्डा -1 रख दोगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सर्कल जो पास करेगा इन दोनों पॉइंट्स ए बी और ओरिजिन से। एक तो यही तरीका है। दूसरा हम इसको डायरेक्ट लिखना सिखा चुके हैं, बाकी आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो आपके ऊपर है। हम लोग ने ये सीखा कि ओ ए बी का जो सर्कम सर्कल है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर, और इसमें ये भी बताया कि ये डायमेट्रिकल फॉर्म का ही सर्कल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं x - 0 इंटू x - 11/2 डायरेक्टली इक्वेशन, y - 0 एंड y प्लस 13/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल। अगला सवाल लिखिएगा, प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लैम्डा y minus 8 equal to 0. Prove that the equation x square plus y square minus 2x minus 2 lambda y minus 8 equal to 0 represents for different values of lambda. Represents for different values of lambda a system of circles. Represents for different values of lambda a system of circles passing through two fixed points capital A and capital B. For different values of lambda, a system of circles passing through capital A and different values of lambda, a system of circles passing through two fixed points capital A and capital B on the x-axis. Capital A and capital B on the x-axis. ठीक है, आगे लिखेंगे and also find the equation of that circle of the system the tangent to which at capital A and capital B, find the equation of that circle of the system the tangent to which at capital A and capital B meet on the line x plus 2y plus 5 equal to 0. x plus 2y plus 5 equal to 0 करेंगे। पहली चीज की ये प्रूव करना है कि ये सर्कल जो है दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और माइनस 2 लैम्डा वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से सोच सकते हैं। और इसको आप रीड कर सकते हैं s और इसको रीड कर सकते हैं लैम्डा l। तो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 0। तो व्हाट इज s इक्वल टू 0 इन दिस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और l इक्वल टू 0 2y या माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखोगे तो अल्टीमेटली y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो क्या a और b निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 0 रख दोगे तो वही a और b का क्वाड्रेटिक बन जाएगा x कोऑर्डिनेट का। तो मेरे ख्याल से उससे 4 और माइनस 2 आ रहा है, तो एक पॉइंट हो जाएगा शायद 4, 0 और एक पॉइंट हो जाएगा शायद
-2,0। तो ये पॉइंट हो जाएंगे कौन कौन से, ए और बी, जिससे ये सर्कल हमेशा क्या करेगा, पास। जैसे मान लो कि एक पॉइंट हो गया आपके पास -2,0 और एक पॉइंट हो गया 4,0 और जो सर्कल्स हैं ये इससे हमेशा पास कर रहे हैं। और इस फैमिली का वो सर्कल चाहिए हमारे को जहां पे टेंजेंट जो हम बना रहे हैं -2,0 और -4,0, सही है क्या? ये किस पे मिल रहा है जाके, x + y + 5 है ना, x + 2y + 5 = 0। ऐसे मैंने रेंडमली एक लाइन बना दी है, ठीक है ना। तो -2,0 और 4,0 पे जो टेंजेंट्स बनाएंगे उस पर्टिकुलर मेंबर पे, वो कहां जाके इंटरसेक्ट करेगा, इसके ऊपर। मान लें कि y को अल्फा ले लेते हैं, शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x कितना हो जाएगा, -2α -5, ये सही है। तो ये पॉइंट हो गया कोई इस पे। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो तो y = 0 ही होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y = 0। तो मैं इसका COC लिख रहा हूं, तो कैसे लिखा जाता है COC, t = 0। तो हम लोग COC लिखोगे तो x(x1) y(y1) माइनस x + 2α + 5 शायद, सही है। और माइनस लैम्डा टाइम्स y + अल्फा, ये शायद ये गलत है ना, हाँ ये शायद -2α -5 होगा ना, हाँ, -8 = 0, राइट, यही आएगा। अब यहां पे बहुत क्लियर हो गया कि अगर हमको ये चाहिए कि दिस मस्ट बी y = 0, तो x का कोएफिशिएंट कितना मिलना चाहिए, 0। तो यहाँ -2α -5 और -1, तो क्या हो जाएगा, -2α -6 = 0, मुझे ऐसा लगता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है अपन को, शायद -3। चेक कर लो एक बार। और कांस्टेंट टर्म भी 0 दिखना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म यहां से क्या आएगा, 2α + 5 माइनस लैम्डा अल्फा -8 = 0, यही है ना शायद। कोई छूट गया हो तो बताओ, मेरा तो ठीक है सारे। और अल्फा की वैल्यू -3 रखोगे तो -6 + 5 -1 -8 -9, तो 9 उधर जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, तो लैम्डा = मुझे लग रहा है 3 आ जाएगा। तो लैम्डा ही चाहिए था, तो 3 रख दोगे तो अपने आप वो मेंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल find the equation of a circle which touches the line 2x - y = 4. Find the equation of a circle which touches the line 2x - y = 4 at the point 1, -2. Find the equation of a circle which touches the line 2x - y = 4 at the point 1, -2 and passes through, and पहला है passes through 3, 4, एंड पहला है passes through 3, 4, दूसरा है radius = 5, सेकेंड इज radius = 5। पहला है passes through 3, 4 और दूसरा है radius = 5। कह रहे हैं कि एक लाइन दिया हुआ है 2x - y = 4 और इस पे एक पॉइंट है आपका क्या, 1, -2, और क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल जी जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टीरियोटाइप सवाल हो गया, टाइप 4 फैमिली ऑफ लाइंस सर्कल्स। इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोग को पहले केस में क्या चाहिए कि एक तो उसको टच कर रहा हो, साथ ही साथ पासेस थ्रू द पॉइंट क्या है 3, 4, नहीं तो हम लोग इसको टच भी करें और 3, 4 से भी पास करें। तो क्या करना है अपन को, पहले फैमिली लिख लेना है और 3, 4 से पास कराना है, बहुत सिंपल काम है। तो x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा आपका y + 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखूं, लैम्डा टाइम्स लाइन दैट इज 2x - y - 4। तो सारी चीजें बताई जा रही हैं, यूज करना है बस। 3, 4 से अब इसको पास करा के लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 में से 1 गया 2, तो स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये शायद 36, तो 40 और प्लस लैम्डा टाइम्स 3 दूनी 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 और -4 -8 -6 आ जाएगा क्या, नहीं ये तो 6 हो गया ना और -2 हो जाएगा शायद। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब ये लैम्डा = 20 इसी में रख दो और अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल की इक्वेशन। दूसरे में बोल रहे हैं रेडियस 5, तो रेडियस 5 तो यहाँ चाहो तो g निकाल लो, f निकाल लो, c निकाल लो और फॉर्मूला लगा के फिर वो कर लो, ठीक है ना। बाकी दूसरा अभी बताया मैंने एक और तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसी पे सेंटर होगा,
और रेडियस 5, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इससे या तो 5 यूनिट ऊपर होगा या 5 यूनिट क्या होगा नीचे। तो अभी जस्ट बताया था मैंने एक सवाल में कि इसका हम क्या लिखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना बार बार सिखाया जा रहा है। y+2, यहां पे क्या लिखें, कॉस और साइन। तो यहां से tan थीटा क्या दिख रहा है मेरे को, 2 स्लोप। तो हम लेंगे cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी इसका स्लोप 2 है, इसका क्या हो गया -12। तो यानी कि यहां आ जाएगा -2/√5 cos थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 इक्वल टू रेडियस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस कितने लिखूं, 5 लिखूं क्या, नहीं तो +5 अगर ऊपर दे रहा होगा तो -5 क्या देगा नीचे। तो यहां से डायरेक्टली आपका क्या लोकेट हो जाएगा, सेंटर। रेडियस पता है तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, लिख लिया। तो अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2। Find the equation of a circle which passes through the point -1, 2. Find the equation of the circle which passes through the point -1, 2 and touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y equal to 0 at origin. X square plus y square minus 6x plus minus 8x plus 6y equal to 0 at origin. करेंगे सॉल्व। जैसे बोले कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, तो दिस इज 4, -3। और हमारा जो सर्कल है वो शायद बोल रहा है कि ओरिजिन पे टच कर रहा है इस सर्कल को, और साथ ही साथ एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है किसके बराबर, -1, 2। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आगे भी कोनिक में आएंगे, ठीक है। तो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो अब आपके ऊपर ही है, ठीक है। बाकी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो लेकिन एक सर्कल जैसे यहाँ दिया हुआ है 0, 0 पे हमारा ये सर्कल टच कर रहा है। यहाँ पे ये सर्कल के अलावा कोई भी कर्व दिया जा सकता है, इट कैन बी इवन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन नॉट नेसेसरली अ सर्कल, यहाँ पे हो सकता है पैराबोला दे देगी, पैराबोला का कोई एक पॉइंट है और वहां पे कोई एक सर्कल है उसको टच कर रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। तो इन सारे केसेस में हम लोग के पास एक सिंगल स्ट्रेटजी हो सकती है क्या, कि जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट जहां पे ये टच कर रहा है। और जैसे ही आप टेंजेंट लिख लेंगे तो खट से टाइप 4 वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये पैराबोला होगा तब भी आप ये टेंजेंट लिख सकते हैं, एलिप्स होगा तब भी ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं उस पॉइंट पे, हाइपरबोला होगा तब भी आप इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। वही जो तरीका बताया था, x² को x(x1), y² को y(y1) एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। तो अलग अलग क्या हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, आंसर इज यस। 0, 0 पे टेंजेंट लिखोगे तो कैसा आएगा, 0x 0y खत्म, -8 × x + 0/2 तो कितना हो जाएगा -4x, और प्लस क्या आएगा 3y = 0। तो आप देख सकते हो कि एक लाइन आ गया और ये पॉइंट आ गया। तो अब क्वेश्चन तो फिर से यही हो गया ना कि एक सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इससे पास कर रहा है, मतलब वही टाइप 4। तो फिर से फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख सकते हैं आप, x² + y² प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखूं, -4x + 3y = 0। अब किससे पास कर रही है, 1, 2 से, -1, 2 से, तो मेरे ख्याल से 5 हो गया, 4, 6, 10 हो गया। तो शायद लैम्डा मुझे लग रहा है कि आ जाएगा शायद -½ टाइप का कुछ, क्या बोलते हो, नहीं तो -½ रखोगे तो ये बन जाएगा 2x² + 2y² + 4x लिखना पड़ेगा शायद, और -3y = 0। मेरे ख्याल से ये आया होगा। इस पर्टिकुलर केस में तो हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि ये सर्कल है और ये जो पॉइंट है, तो हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x² + y² -8x + 6y और प्लस लैम्डा टाइम्स पॉइंट सर्कल, दैट इज x² + y²। बट ये जनरल अप्रोच नहीं हो सकता, ये सर्कल है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पैराबोला या इस तरीके का होगा तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। समझ में आएगा, क्योंकि वो इंश्योर नहीं हो पाएगा कि वो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाहो तो फिर से इसको 0, 0 से पास करा सकते हो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, यस ज्यादा होएगा, नहीं सॉरी -1, 2 से क्या करा सकते हो पास, नहीं, और उससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। जैसे -1, 2 से वैल्यू पास करा के देख लो, ये कितना आ जाएगा, 5, 8, 13, 12 बोलो 25, सही है, और ये शायद 5 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, शायद -5। तो जैसे ही -5 रखोगे, सही तो है ना भाई, मेरा तो ठीक ही लग रहा है, 12, 8, 20, 20 और 25 ठीक लग रहा है।
तो लैम्डा को -5 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, -5x² प्लस x², बोलो 4x², फिर क्या आएगा 4y² प्लस 8x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से वही सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये सब में फॉलो नहीं हो सकता है, सिंस यहाँ सर्कल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए कि 3 लाइंस हैं, L10, L20, L30। तो ये L20 है और ये आपका L10, ठीक है। और इसका जो सर्कम सर्कल इस ट्रायंगल का, इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल? तो ये सब तरीके हैं अपने पास कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने L1, L2, L3 का, जो 2 एट ए टाइम करके, ठीक है ना, तो सारे वर्टेक्स आ जाएंगे। और वर्टेक्स आने के बाद तो वैसा तरीका बताया हुआ है कि सेंटर को a, b मान के भी तीनों से डिस्टेंस इक्वेट कर दीजिएगा तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा और कोई अप्रोच हो सकता है क्या? L1, L2, हाँ, लैम्डा 2 टाइम्स, लैम्डा 1 कहाँ गया? नहीं, लैम्डा 2 डायरेक्ट आ गया, तो मुझे लगा लैम्डा 1 कहाँ गया। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया कि एक 2 डिग्री कर्व लिखा है जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। माइट भी ये भी तरीका जो है टाइम टेकिंग उतना ही हो जितना हम पहले तरीके की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर हमने कोई पॉइंट लिया सेंटर a, b और तीनों वर्टेक्स उसका डिस्टेंस इक्वेट किया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के जो सॉल्व किया, हमें जो टाइम लगेगा हो सकता है कि उतना ही टाइम लगे, या कोई कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप है तो फिर उसको ज्यादा भी समय लग सकता है। समझ में आ गया? बट ये एक तरीका है जो अपन सजेस्ट कर सकते हैं बोर्ड पे, और अगर काम में ले आओ तो अलग बात है। हालांकि बोले कि सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि अगर एक 2 डिग्री कर्व लिखा जाए जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। If we will write any 2 degree curve, मतलब this is again a family of curve, family of 2 degree curve, better नहीं, family of 2 degree curve passing through ABC। अब बोलेगा कोई कि family of 2 degree curve passing through ABC कैसे प्रूव करोगे? तो आंसर इज बहुत आसानी से, 2 डिग्री का ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का कर्व है ही। साथ ही साथ ये a के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि एक खुद L2 और L3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे हम a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पटकेंगे तो L2 भी 0 होगा, L2 L3 भी 0 होगा, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया ये भी 0 होगा, यानी अल्टीमेटली ये a के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। ऐसे ही ये b के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसे ही ये c के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज अ 2 डिग्री कर्व पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स? a, b एंड c। मोरओवर अगर आप हमको सर्कल चाहिए तो हम क्या करें? कल का तो इंतजार क्यों करें, आज ही कर सकते हैं। कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2 कंडीशन कौन कौन से? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू क्या लग देंगे? 0। उससे फिर लैम्डा और म्यू आएगा, समझ में आएगा? तो लैम्डा म्यू दोनों ही रखना पड़ेगा और फिर वहां से आपके पास सर्कल आ जाए। फिर मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, ठीक है ना। साइक्लिक है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस क्वाड्रिलेटरल। इस तरह का एक काम हम ऑलरेडी वैसे तो कर रखा है, वैसे तो याद नहीं होगा तुम लोगों को क्योंकि याददाश्त तुम लोगों की बहुत तेज है नहीं। तो हम लोग कैसे लिखें क्वाड्रिलेटरल? लेकिन वहां पे एक स्पेशल केस बन गया था कि 90 डिग्रीज आ गए थे, तो नहीं एक आध बच्चे को शायद याद हो। बट हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमने पहले तो ये लाइंस प्लॉट की हैं क्योंकि इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि लाइंस को प्लॉट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली किस क्वाड्रिलेटरल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन सर्कमस्क्राइब जो भी है सर्कल को लिखना है। तो हम लोग को अगर ये सर्कल चाहिए जो ABCD से पास कर रहा है और ये लाइंस क्या है? इन ऑर्डर। समझ में आएगा? ये लाइंस क्या है? इन ऑर्डर, मतलब ये प्लॉटेड है और उसके बाद हम लोग को एक सर्कल लिखना है। तो हाउ कैन वी राइट? गुड। तो अलग अलग क्या कि सबसे पहले फिर से एक 2 डिग्री कर्व लिख सकते हैं एंड दैट कैन बी रिटन एज दिस L1 L3
प्लस लैम्डा टाइम्स L1 L3 दिख रहा है ऑपोजिट, और प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4। तो फिर से पहला क्लेम यही है कि 2 डिग्री कर्व है, और दूसरा क्लेम यही कि जो 2 डिग्री कर्व है चारों पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि लिखा ही वैसा गया। जैसे आप ए का कोऑर्डिनेट देखोगे तो L4 L1 को 0 कर रहा होगा, तो आप देखोगे एक लाइन इधर है तो दूसरी लाइन उधर है, नहीं तो L1 इधर है L4 इधर। ऐसे ही अगर आप बी की देखोगे तो L1 L2 तो L1 इधर है L2 इधर है। ऐसे ही आप देखोगे सी के लिए तो L2 L3 तो L2 L3 भी 0 हो जाएगा, और डी के लिए भी जस्ट लाइक दैट L3 L4 0 कर रहा है। मतलब ये 2 डिग्री का कर्व है जो ABCD सबसे पास कर रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको सर्कल बनाने के लिए दो काम, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ xy स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि इस लैम्डा की सिर्फ दो वैल्यू आनी चाहिए, नहीं, दोनों से लैम्डा क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, लैम्डा की दो वैल्यू आई है तो या तो आपने लाइन सही से प्लॉट नहीं किया है, या फिर जो क्वाड्रिलेटरल है हाँ वो उसको कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, अगर आपने लाइन सही प्लॉट किया है। समझ में आ गया? और अगर दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि एक ही मतलब सिंपल दिख जाएगा, कोएफिशिएंट देखकर पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि दो सर्कल के अगर कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करोगे आप तो दो तरह के कॉमन टेंजेंट होंगे। एक को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक को कहेंगे हम लोग क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का दूसरा नाम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का दूसरा नाम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी है। जैसे अगर आप दो सर्कल ले रहे हो विच इज सेपरेटेड लाइक दिस, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर कॉमन टेंजेंट की बात करें तो 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगे इसमें। एक तो इस तरह का टेंजेंट आप देख सकते हो, एक इस तरह का आएगा, और इस तरह के रिलेटेड कुछ सवाल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 10th से पहले भी किया जाता है। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक और कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि दो सर्कल सेपरेटेड है, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, 4। इसमें आप देखोगे कि दो डायरेक्ट है और दो ट्रांसवर्स है। अब डायरेक्ट और ट्रांसवर्स में पहचान कैसे करें, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कॉमन टेंजेंट नहीं, ऐसा कॉमन टेंजेंट जिसके सेम साइड दोनों सर्कल के सेंटर पड़े उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, और अगर ऑपोजिट साइड सेंटर पड़े दोनों सर्कल के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। जैसे देख सकते हो कि ये वाला डायरेक्ट कहलाएगा और ये वाला भी डायरेक्ट कहलाएगा, डीसीटी नहीं, और इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि देख सकते हो कि दोनों सेंटर्स ऑपोजिट साइड है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, टीसीटी। ठीक है ना, तो डीसीटी में लिख लेंगे हेयर, डीसीटी में हेयर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, here the centers of the two circles lies on the same side of the common tangent. Here the centers of the two circles lies on the same side of the tangent line. Same side of the tangent line. TCT में लिखेंगे here the centers of the two circles. TCT में here the centers of the two circles lies on the opposite side of the common tangent line, lies on the opposite side of the common tangent line. ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो लिख लेना पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट में हम लोग बोल रहे हैं कि एक पोजीशन तो ये है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन में क्या हो रहा है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, अगर इसको C1 बोलो, इसको C2 बोलो, और इसके रेडियाई को R1 और R2 कहें, तो पहला पोजीशन हम लोग देख सकते हैं क्या कि C1 C2 जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दिस इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो दिस इंप्लाइज हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट। And out of 4 common tangent, I can say 2 are DCT and 2 are TCT. तो 2 DCT 2 TCT। दूसरा आप ऐसा सोच सकते हो कि ये और जो सर्कल दूसरा वाला है ये इस तरीके से एक्सटर्नली टच करें, देख लो एक बार। दूसरा पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप बोलोगे कि और दूर चला जाए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो ऐसा ही होगा केस। ठीक है ना, तो पास आए और ये ऐसा क्या हो कि एक्सटर्नली क्या करे, टच। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक इस तरह का कॉमन टेंजेंट लाइन आएगा, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा।
तो अब देख सकते हो इस पोजीशन की अगर बात करें तो C1 C2 इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर। ये कंडीशन एक्सटर्नली दो सर्कल के टेंजेंट होने का भी कंडीशन रहेगा, सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में क्या आएगा 3 कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें दो क्या होगा DCD, चेक कर सकते हैं आप, और एक क्या होगा TCD। तो 3 कॉमन टेंजेंट्स, 2 DCD, एक TCD। कमिंग टू थर्ड में कुछ ऐसा होगा कि ये दो सर्कल्स मान लीजिए इंटरसेक्ट कर जाते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही रहेगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। अब ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि इसमें R1 प्लस R2 को जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो डिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 से क्या हो जाएगा छोटा। तो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दो कॉमन टेंजेंट और इसमें दो डायरेक्ट और जीरो क्या रहेगा ट्रांसवर्स। इसके बाद की अगर पोजीशन को आप इमेजिन करें तो क्या हो रहा होगा कि एक सर्कल दूसरे के अंदर होगा और इंटरनली टच कर रहा होगा, चेक करके सोच लो। नहीं तो कि अगर इसको C1 और C2 को हुआ तो जो C1 C2 डिस्टेंस है देख लो एक बार, ये क्या हो जाएगा टोटल R1 और माइनस क्या हो जाएगा R2। इसका मॉड क्यों लिख रहा हूं क्योंकि R1 R2 में कोई भी बड़ा हो उससे क्या लेना देना, ठीक है ना। तो इस केस में लोग लेंगे कि दिस इंप्लाई 1 कॉमन टेंजेंट और इसमें भी क्या हो जाएगा एक डायरेक्ट ही होगा, समझ में आएगा, और जीरो क्या होंगे ट्रांसवर्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस वाले की अगर बात करें तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 की अगर बात करें तो ये भी उसमें आ जाएगा, समझ में आएगा। तो हमको एक एक्सट्रीम कंडीशन और इधर से लिखना पड़ेगा, यानी वो कंडीशन क्या होगा कि C1 C2 लेस देन तो हो बट ग्रेटर देन क्या हो R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन होगा इन ऑल हम लोग बोल रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे सर्कल क्या कर रहे होंगे इंटरसेक्ट, और उस केस में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे दो। फिर पांचवा केस क्या हो सकता है आपका, क्या ले एक सर्कल और एक और सर्कल। अब बताओ कितने कॉमन टेंजेंट, चेक कर लो जल्दी से, जीरो। C1 C2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ क्या R1 माइनस R2, और इस केस में जीरो कॉमन टेंजेंट। अभी मैं पूछना कि इसमें से जीरो में से कितने डायरेक्ट, तो वो भी जीरो, ठीक है ना, देख लेने का, लिख लिया। तो यानी कि अगर दो सर्कल्स दिए हुए हैं तो अगर आपको बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो मेरे ख्याल से गलत करने के अपने तरीके हो सकते हैं। बाकी अगर सही करना है तो उसमें हम एक चीज कर सकते हैं क्या कि सबसे पहले तो एक निकाल लो R1 प्लस R2 और एक क्या निकाल ले मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, और सेंटर्स निकल जाएगा। तो C1 C2 डिस्टेंस भी आपको पता है नहीं, तो कि रेडियस पता है R1 R2 मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 और C1 C2 अगर आपने निकाल लिया तो C1 C2 अगर इस रीजन में तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे 4। अगर C1 C2 इस पॉइंट पे तो हम लोग बोल सकते हैं हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट 3। C1 C2 अगर इस वाली रीजन में तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट 2, और C1 C2 अगर इस वाले पे है तो कितना कॉमन टेंजेंट आ जाएगा 1, और इस तरीके से अगर इस रीजन में आ गया तो हम लोग ले हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट 0। तो इस तरीके से हम लोग C1 C2 और R1 प्लस R2 और या R1 माइनस R2 के मॉड के कंपैरिजन से बता सकते हैं कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। क्या तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो हम लोग दो सर्कल गिवन है नहीं, और हम लोग को क्या बतलाना है कॉमन टेंजेंट का लेंथ। वैसे तो मैंने ये पहले भी किसी ना किसी डीपीपी में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग को दोनों सर्कल्स पता है, रेडियस R1 R2 पता है, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली पता है, और हमारे को ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो इस तरह के केस में मैंने क्या सिखाया था कि एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन बनाओ जो कॉमन टेंजेंट के क्या हो पैरेलल। तो अगर हम लोग इस तरह की कोई लाइन बनाएं, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे एक लाइन बनाए जो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के क्या हो पैरेलल। तो इस तरीके से कोई एक लाइन आ जाएगा, तो इसके पैरेलल है तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 90। ये लेंथ R1 है राइट, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा R1। तो हम लोग बोले कि ये लेंथ कितना हो गया R2 माइनस R1, ये लेंथ कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, और सेंटर्स दोनों के पता है तो उसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो।
लेट द डिस्टेंस बी व्हाट d। और अगर हम लोग बात करें कि ये वाला लेंथ, यही लेंथ तो होगा क्या, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो यहां से जो ये लेंथ आई है ये भी तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो कि पाइथागोरस जो कह के गया था उसका अपन यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यू कैन सी दिस इज रूट ओवर डी स्क्वायर, और माइनस क्या लिखें, r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। क्या लिखें, रूट ओवर डी स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, जहां d क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। देख लिया। तो ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए सिखा दिया। अब अगर हमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है तो क्या करें, तो सेम काम है कि अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जगह आप किसका लिखें, पैरेलल बनाए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जैसे मान लो कि C1 से ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब इसके क्या है, पैरेलल। देख लो एक बार, थोड़ा कम लगे तो ज्यादा कर लेना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अब क्या बनाया है, एक टेंजेंट नहीं सॉरी एक लाइन जो C1 से पास कर रहा है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, पैरेलल। तो जैसे ये लेंथ कितना हो गया, R1, नाप के भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं यहां से जब परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये ऑलरेडी R2 है पहले से, और हम लोग अगर बात करें ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये कितना हो गया, R1। तो आप देख सकते हो कि सेम ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, C1 C2 और ये वाला दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये लेंथ सोचो कितना है, R1 प्लस R2, और ये कितना है, D। तो यही लेंथ तो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम। तो अगर ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो यही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या लिखो, रूट ओवर डी स्क्वायर, और माइनस कितने का, R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर। मान लो ऐसे कोई दो सर्कल से जो सेपरेटेड है लाइक दिस, समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से दो सर्कल हैं जो सेपरेटेड हैं, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि फॉर द सेम गिवन सर्कल्स, ठीक है ना, दो अलग अलग टेंजेंट्स के लेंथ आएंगे, समझ में आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर बात करें तो कौन सा बड़ा दिखेगा हमेशा, ट्रांसवर्स। वही देख रहा था कितना ध्यान है। तो ले डायरेक्ट क्यों, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है कम है इसके रिस्पेक्ट में, नहीं ये जो है कम है इसके रिस्पेक्ट में, और डी स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ऑफकोर्स हम लोग बोले कम घटाएंगे तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सर्कल सेपरेटेड है तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लिख लिया तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, उसमें एक प्रॉब्लम करेंगे, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, मतलब जैसे ये जो कॉमन टेंजेंट्स हैं इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो अब दो सर्कल लिख के ही दे रहा हूं, आप कोशिश करके देख लो एक बार। फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स x square plus y square equal to 1, find all the common tangents to the circles x square plus y square equal to 1 and x minus 1 का square plus y minus 3 का square equal to 4, x minus 1 का square plus y minus 3 का square equal to 4। दो सर्कल दिए हुए हैं, एक तो सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 0 सेंटर और रेडियस क्या है 1, और दूसरा है शायद x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो द सेंटर इज व्हाट 1,3 और रेडियस इसका 2 है और इसका रेडियस क्या है 1। तो दिख रहा है सेपरेटेड सर्कल होंगे, ठीक है ना। तो चारों कॉमन टेंजेंट बनेंगे इसमें, ठीक है। तो हमको सबके इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो भी इक्वेशन है, ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो, मतलब इन फ्यूचर क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है
कि दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो सेम, तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना काफी आसान काम है, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होगा स्लोप। तो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन लिख सकते हैं, जहां m आपको नोन होगा, c अननोन होगा, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन का क्या कर सकते हैं रेडियस, तो अपने आप c की वैल्यू आ जाएंगी, तो c की दोनों ही वैल्यूज आ जाएंगी, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? एक तो ये है कब, जब दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो सेम। अगर रेडियस सेम नहीं है तो डेफिनेटली ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर रेडियस दोनों सर्कल का सेम नहीं है तो ये जो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये आपस में क्या करेंगे इंटरसेक्ट। तो हम लोगों ने कि पहला काम क्या होगा कि हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। अब बोलोगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट तो कैसे निकालेंगे सर, हम लोग को तो पता ही नहीं है टेंजेंट की इक्वेशन। नहीं, तो हम लोग कि बिना टेंजेंट्स के पता हुए भी हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल सकते हैं। इसका नाम लिख देते हैं पहले तो डी। समझ में आया? दो केसेस बोला, एक तो क्या बोला मैंने कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा, तो उस केस में ये दोनों जो डीसीटीज हैं they will not intersect, but in that case also we can find out the equation of those two DCTs, ठीक है। But in case the circles have different radii, तो definitely the two DCTs are going to intersect। तो first point is कि हम इस DCT के point of intersection को क्या कर रहे हैं कैलकुलेट। मेरा पहला क्लेम क्या है यहाँ पे कि जो D है और ये जो दो सर्कल्स के सेंटर हैं they are going to be collinear। क्या उसको प्रूव करके बता सकते हैं? बताएं। First claim is D, C1 and C2 are collinear. So if anyone feels like कि सर है तो बता सकते हैं कैसे। Definitely। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा जवाब दिया। और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, तो आप चाहो तो एक सर्कल अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। तो हम लोग लगे अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट है तो डी और C1 को जब ज्वाइन करेंगे तो डी और C1 को ज्वाइन करने के बाद जो मिलेगा वो इस एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। नहीं, ऐसे ही अगर हम इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए ओमिट कर दें और यहां से जो दो टेंजेंट्स बना रहे हैं तो डी और C2 को जब ज्वाइन करेंगे तब भी एंगल बाइसेक्टर ही मिलेगा। यानी कि जो सेंटर्स होंगे वो कहीं ना कहीं इसी के एंगल बाइसेक्टर्स पे होंगे, तो डेफिनेटली डी, C1 और C2 हैज टू बी कॉलिनियर। तो मेरे ख्याल से काफी आसानी से इसको प्रूव कर लिया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको यहां से ज्वाइन करें तो ये कर्तव्य बहुत बार करके दिखाया जा चुका है कि 90 डिग्री होगा और इसका लेंथ नाप के देखिएगा कभी भी आपको R1 ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं इसको जब इससे ज्वाइन करोगे ये भी 90 डिग्री और ये R2 होगा। तो एक चीज यहां पे बतलाने की कोशिश की जा रही है, बाकी आपको समझ में आया चाहे नहीं आया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोगों ने सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं C1D अपॉन C2D को R1 अपॉन R2, C1D और अपॉन C2D इज R1 और अपॉन क्या हो जाएगा R2। तो हम लोगों ने ये कैसे लिखा यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल हाइपोथेसिस। तो अगर ये R1 is to R2 है तो यानी क्लियर हो गया ना कि R1 R2 तो आपको पता ही है, एक का कितना है 1, एक का क्या है 2। तो ये क्या कर रहा होगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा C1 C2 को। ये क्या कर रहा होगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा किसको C1 C2 को। किस रेशियो में? R1 कितना है 1 is to क्या है 2। तो यानी अगर हम बोल रहे हैं क्या कि ये R1 मतलब ये 1 को कोरोस्पॉन्ड कर रहा है और ये किसको कोरोस्पॉन्ड कर रहा है 2 को, सही है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये मिड पॉइंट होना पड़ेगा। नहीं, अगर ये 1 है और ये क्या है 2 तो इसको क्या होना पड़ेगा मिड पॉइंट। तो यानी कि डी का कोऑर्डिनेट मैंने जैसा बोला था कि निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से -1 कॉमा क्या आ जाएगा -3। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट निकल गया तो जो टेंजेंट्स हैं कॉमन टेंजेंट्स वो इसी के थ्रू तो लाइन है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि इसके थ्रू लाइन, और ये मैंने बहुत बार बताया टेंजेंट लिखने के लिए बताया, सब कुछ के लिए बताया। तो y + 3 = m × x + 1, ये कोई भी लाइन होगी जो -1 -3 से क्या कर रहा होगा पास। अब इसी को टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बनाना है तो उसको ऐसे लिख लो mx - y + m - 3 = 0 और किसी एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस। दोनों से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट निकला ही उस तरीके से, समझ में आएगा। तो हम लोग की जो सस्ता है उसको पकड़ लो 0 0 वाला। तो 0 0 से हम लोग मॉडुलस m - 3 अपॉन √m² + 1 और इसका रेडियस किसके बराबर है 1, तो स्क्वायर करोगे तो m² - 6m + 9 = m² + 1। तो m² इज गॉन। तो मेरे ख्याल से m की वैल्यू आ रही है शायद 8/6 दैट इज 4/3। तो एक ही टेंजेंट होगा
नहीं, हालांकि दोनों टेंजेंट होंगे, समझ में आएगा। लेकिन दूसरा टेंजेंट कैसा होगा, वर्टिकल। तो एक तो m इक्वल टू 4/3 रखने से आ जाएगा, और दूसरा अगर वर्टिकल है तो क्या आ जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0। वैसे प्लॉट करके देखोगे तो वर्टिकल आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अब आते हैं किस पे, टीसीटी पे। अगर ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। टीसीटी में पहला कर्तव्य वही करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टीसीटी के उसको निकालेंगे। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये टीसीटी एक तो ऐसा आएगा और एक इस तरीके से आ जाएगा टीसीटी। देख लो फिर से मेरा क्या क्लेम है, पहला कि टीसीटी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टी मान लिया इसको, और जो C1 C2 है ये फिर से कैसा हो जाएगा, कॉलिनियर। और लॉजिक बिल्कुल सेम है एंगल बाइसेक्टर वाला, क्योंकि टी से आपने अगर यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया तो TC1 इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, और ऐसे TC2 भी इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो यूनिक टाइप का ही होगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फिर से ऐसा ही होगा। और फिर से अगर हम बात करें कि यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए आप, और इधर से भी, तो फिर से आप ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या बोल सकते हो, सिमिलर। कैसे बोल सकते हो सिमिलर, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहे हैं और ये दोनों एंगल्स क्या होने वाले हैं, सेम। तो व्हाट कैन यू से अबाउट C1T अपॉन C2T? C1T अपॉन C2T फिर से क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, मतलब ये रेशियो फिर से क्या हो जाएगा आपका 1:2। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि जो T और D है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टूवर्ड द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, ठीक है ना। तो अगर ये 1:3 है तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो पे काम कर लेते हैं, सॉरी 1:2 है तो हम लोग बोलेंगे कि 1 × 1 1 ही होता होगा शायद। तो ये पॉइंट हो जाएगा शायद 1/3 और कॉमा 1। आप कैसे निकालोगे टीसीटी, वही काम करोगे, y - 1 इक्वल टू m टाइम्स x - 1/3, और फिर से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाल रख देंगे, रेडियस। तो पहला काम होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालें d और t को, और उसके बाद टेंजेंट बना दें। लिख लिया तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखिएगा। Prove that the common tangents to the circles x square plus y square minus 6x equal to 0. Prove that the common tangents to the circles x square plus y square minus 6x equal to 0 and x square plus y square plus 2x equal to 0 and x square plus y square plus 2x equal to 0 form an equilateral triangle.